हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एनसीईआरटी ट्यूटोरियल 2 में। और यहाँ पर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 1 हिस्ट्री का, जिसका नाम आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। अब देखिए यहाँ पर ये जो बुक है, यानी कि क्लास 7th का जो हिस्ट्री है, इसमें आपको पढ़ना है क्या? इसमें आपको पढ़ना है मेडिवल पीरियड के बारे में। यानी जो हमारा भारत है, इंडिया है, इसका 1000 साल का इतिहास पढ़ना है। कौन से 1000 साल का? यानी करीब 700 से लेकर 1700 या फिर इसके आसपास का पीरियड जो है उसको पढ़ना है। अब आपने क्लास 6 में हिस्ट्री पढ़ा तो आपने इसके पहले का पीरियड पढ़ा, यानी 700 से पहले का पीरियड पढ़ा, और इसके बाद क्लास 8 में जाकर आप आगे का पढ़िएगा, यानी 1700 से आगे का इतिहास पढ़िएगा। तो यहां पर ये जो पीरियड है 1700 एडी से लेकर 700 एडी से लेकर 1700 एडी के बीच में, इसको हम क्या कहते हैं? मेडिवल पीरियड कहते हैं। और इसी मेडिवल पीरियड के बारे में आपको इस पूरे किताब में पढ़ना है, क्लास 7th में आपको पढ़ना है। तो यहां पर ये जो पहला चैप्टर है, पहला चैप्टर का नाम क्या है? ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। यानी कि ये जो 1000 साल बीता, जिस 1000 साल के बारे में हमें पूरे क्लास में पढ़ना है, उस 1000 साल के दौरान क्या क्या चेंजेस हुए तो किस प्रकार के हुए, ये हमें समझाने की कोशिश की जा रही है। ये हमें बताया जा रहा है कि जो चेंजेस हैं, जो बदलाव हुए हैं 1000 सालों में, वो किस तरीके से हुए हैं। और जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसको हम ध्यान में रखते हैं, या फिर आपको एक तरीके से पूरा बदलाव समझाने की कोशिश की जा रही है कि भाई आप जब भी हिस्ट्री पढ़िए तो ध्यान रखिए कि 1000 साल में क्या बदला, तो टेक्नोलॉजी बदली। 1000 साल में क्या बदला? लोगों की शिक्षा बदली। 1000 साल में क्या बदला? लोगों के रहने का स्टाइल बदल गया, खान पान का तरीका बदल गया, बहुत सारी चीजें बदल गई। तो आइए हम बारी बारी से इस चैप्टर में सारी चीजों को पढ़ लेते हैं। अब यहां पर इस चैप्टर को आप शुरुआत ही कीजिएगा तो यहां पर आपको एक मैप दिख रहा है, मैप नंबर 1। मैप नंबर 1, ये जो मैप है ये इंडिया का मैप है। अब आप इंडिया का मैप देखते हैं तो आपने कभी ऐसा इंडिया का मैप यूज किया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं? ये क्या है? इंडिया का मैप है। अब आप बोलिएगा नहीं, ऐसा तो कभी नहीं देखा, इंडिया तो बिल्कुल दूसरा डिजाइन का दिखता है। लेकिन आपको मैं दिखाता हूं, ये इंडिया का मैप है। कैसे? यहां पर आप जो देख रहे हैं ये साउथ इंडिया है। अब ये सिर्फ इंडिया का मैप नहीं है, बल्कि इसके अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, यानी जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है, पूरा इलाके का मैप है। तो यहां पर आप क्या देख सकते हैं? ये साउथ इंडिया, यानी जिसको हम नीचे रखते हैं इंडिया के पार्ट को, दक्षिण का, उसको ऊपर बना दिया गया है। और यहां पर श्रीलंका को आप देख सकते हैं कितना बड़ा बनाया गया है, जबकि श्रीलंका रियलिटी में कितना छोटा है। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा मैप आया कहां से? मैप बनाने वाला कोई बेवकूफ था क्या? उसको कुछ आता नहीं था क्या? नहीं, मैप बनाने वाला बहुत दिमाग का था और उसने बहुत मेहनत से, बहुत काम करके, बहुत खोजबीन करके इस मैप को बनाया था। लेकिन ये जो मैप था ये बनाया गया था कब? ये बनाया गया था आपको 1154 में, और ये बनाया गया था अरब ज्योग्राफर के द्वारा, जिनका नाम था अल इद्रिसी। समझ गए? किसके द्वारा बनाया गया था? अल इद्रिसी के द्वारा बनाया गया था, जो कि एक अरब ज्योग्राफर थे, यानी ज्योग्राफर थे, अरब के रहने वाले थे, इसलिए अरब ज्योग्राफर कहा जा रहा है। और ये 1154 एडी या फिर सी में बनाया गया था। अब देखिए यहां पर आपको मैं दूसरा मैप दिखाता हूं। दूसरा मैप यहां पर आप देख रहे हैं, तो यहां पर भी आप देख रहे हैं इंडिया को, और इस मैप को देखने पर आपको लग रहा हो कि हां, अब ये सही मैप है, ये इंडिया का मैप है। तो ये जो मैप है, ये मैप भी इंडिया का ही है, और ऊपर जो हमने मैप देखा वो भी इंडिया का ही है। दोनों मैप इंडिया के हैं, लेकिन इस मैप में हर एक चीज आपको बहुत ज्यादा एक्यूरेट दिख रही है, हर एक चीज आपको ज्यादा अच्छी तरीके से दिख रही है, और इसके साथ ही जो क्लियरिटी है, जो एक्यूरेसी है, वो बहुत ही ज्यादा है इस मैप में। तो आखिर ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मैप को आगे बनाया गया है, यानी कि पहले मैप के करीब 600 साल के बाद बनाया गया है, और इस मैप को करीब 1720 के आसपास बनाया गया है। और इसको बनाया है एक फ्रेंच कार्टोग्राफर ने, यानी जब यूरोपीय लोग इंडिया में आ रहे थे, इंडिया में व्यापार कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे, उसी समय में एक फ्रेंच कार्टोग्राफर थे जिनके द्वारा यह मैप बनाया गया था।
तो आप सोचिएगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि ये दोनों मैप एक दूसरे से इतने अलग हैं। तो उसका कारण ये है कि ये जो दोनों पीरियड है, यानी एक तरफ है 1154 और दूसरी तरफ कौन सा है 1720, कितने दिन का अंतर, करीब 600 साल का अंतर। तो 600 साल में क्या बदल गया, 600 साल का जो समय था इसमें आपका टेक्नोलॉजी बदल गया, लोगों के पास जो जानकारी थी वो बदल गई, लोगों के पास नए नए तरीके आ गए कि भाई देखो मैप कैसे बनाया जाता है, मैप को सही तरीके से कैसे बनाया जाए। तो यहां पर इसी तरीके के बदलाव आपको इस चैप्टर में समझाने की कोशिश की जा रही है कि देखो ये जो पीरियड है, जब हम 700 से शुरू कर रहे हैं और 1700 पर खत्म कर रहे हैं, या फिर इस पीरियड के दौरान क्या बदलाव आया, इस पीरियड के शुरुआत में कैसा समय था और अंत में कैसा समय था, क्या क्या चीजें शुरुआत में यूज होती थी, अंत में क्या यूज होती थी, ये बदलाव आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। उसीलिए ये आपको मैप क्या दिया गया है, एग्जाम्पल में दिया गया है कि यहां से आप समझ जाइए कि कितना ज्यादा बदलाव आ चुका था इस पीरियड में पूरे इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। अब आगे बढ़ें तो यहां पर यह एक तरीके से बताया गया कि ये जो मैप है इसको बनाया इसलिए गया था ताकि जो यूरोपियंस है वो भारत में आए तो वो भारत में सही तरीके से पहुंच सके, भारत के अंदर अलग अलग इलाकों में जा सके, ट्रेड व्यापार कर सके, तो किसी को कोई परेशानी ना हो। समझ गए। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहां पर एक और बात बताया गया है कि हमने देखा कि हमने क्या समझा कि भाई मैप बनाने की टेक्नोलॉजी में बदलाव आया था, मैप बनाने का तरीका में बदलाव आया था, मैप में एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा बदल गई थी। तो इससे पता चला कि भाई कुछ तो बदलाव आया है। तो उसी तरीके से जो हिस्टोरियंस हैं, यानी जो इतिहास लिखते हैं, इतिहास पढ़ते हैं, इतिहास पर काम करते हैं, वो किसी डॉक्यूमेंट को जब पढ़ते हैं, किसी मैप को पढ़ते हैं, किसी टेक्स्ट को पढ़ते हैं हिस्ट्री से, कि हिस्ट्री में लिखा गया कोई टेक्स्ट है, मैप है, डॉक्यूमेंट है, तो उन्हें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो हम डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, जो भी टेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं, जो भी मैप हम देख रहे हैं, वो किस समय का है, किस सिचुएशन में बनाया गया था, ताकि उसमें जो इंफॉर्मेशन है उसको सही तरीके से हम समझने पाए। समझ गए। अब यहां पर अगर हम देखें तो अगर ऊपर वाले मैप को देखकर बोलते हैं नहीं नहीं ये तो मैप बेकार है, ये गलत है, कोई अनपढ़ आदमी ने इस मैप को बना दिया, तो क्या ये एनालिसिस सही है? नहीं, ये एनालिसिस बिल्कुल गलत है। अगर यहां पे आप हिस्टोरियन हैं तो आप सोचिएगा कि हां ये जो मैप है ना ये बहुत काम की है। काम की कैसे है? क्योंकि भाई उस समय में मैप ऐसा ही बनाया जाता था और ऐसा मैप बनाया गया है, तो जो आदमी यहां पर घूम रहा है, जो आदमी यहां पर आया है, इस इलाके का मैप बना रहा है, उसके हिसाब से वो दुनिया को कैसे देखता था, कैसे मैप बनाना चाहता था, बहुत सारी जानकारी आप वहां से निकाल सकते हैं जब आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि ये मैप काम की है, क्योंकि उस समय में ऐसा ही मैप बनता था। समझ गए। तो यहां पर हम समझ गए कि कुछ टेक्नोलॉजीज हैं जिनमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है, और ऐसा सिर्फ मैप में नहीं हुआ, और भी बहुत सारी चीजों में हुआ था। अब इसके बाद इसी से जुड़ा हुआ एक और चीज है जिसमें कि काफी ज्यादा बदलाव आया, वो थे टर्मिनोलॉजीज। यहां पर टॉपिक क्या है? न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज, यानी जो वर्ड्स यूज होते थे, जो शब्द होते थे, वर्ड के जो मतलब मीनिंग होते थे, वो भी बहुत ज्यादा बदल गए हैं। कब? इस पीरियड के दौरान, यानी कि आपका मेडिवल पीरियड की शुरुआत और अंत के बीच में काफी ज्यादा इनमें बदलाव आ चुका है। अब यहां पर बात करें तो यहां पर सबसे पहला है कि भाई देखिए, जब किसी वर्ड का मतलब मीनिंग बदल जाता है तो उसको भी हमें काफी ध्यान से देखना होता है, काफी ध्यान से पढ़ना होता है कि कोई लैंग्वेज है, कोई लैंग्वेज में कोई वर्ड है, उसका क्या मतलब है। अब इसका एग्जाम्पल आप देखिएगा तो आगे बताया गया है एग्जाम्पल, लेकिन जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को देखते हैं, तो वहां पर आपको पता चलेगा कि भाई करीब 1100 ईयर्स में, यानी 1100 ईस्वी में कोई किताब लिखा गया था, कोई बात लिखी गई थी, वहां पर कोई वर्ड था, उसका मतलब बिल्कुल अलग हो जाएगा अगर आप 1700 में उसी वर्ड को पढ़ेंगे। यानी इस समय में वर्ड का मतलब दूसरा है, इस समय में वर्ड का मतलब दूसरा है। समझ गए। इस बात को ध्यान रखिए, यानी जैसे जैसे समय बीतता है वैसे वैसे किसी शब्द का मतलब बदलते चला जाता है। समझ गए। इसलिए किसी भी वर्ड को आज के ग्रामर और वोकैबुलरी के हिसाब से आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि वो उस वर्ड का मतलब क्या होगा।
आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री में अलग समय पर अलग वर्ड का अलग मतलब होता है, समझ गए। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में सबसे अच्छा एग्जाम्पल यहां पर दिया गया है हिंदुस्तान से, जो कि हमारे देश के नाम के रूप में इस्तेमाल होता है, हिंदुस्तान। अब ये हिंदुस्तान वर्ड में क्या बदलाव आ गया ये समझ लेते हैं। आज जब हिंदुस्तान की बात होती है तो हम क्या कहते हैं, इंडिया। हिंदुस्तान का आज क्या मतलब है, इंडिया, जो कि एक नेशन स्टेट है, एक राष्ट्र राज्य है, जो कि हमारा देश है, समझ गए। लेकिन जब इसको यूज किया गया था शुरुआत में, जब इसको 13वीं सेंचुरी में यूज किया गया था, किसके द्वारा, मिन्हाज सिराज के द्वारा, जिन्होंने पर्शियन में लिखा था इस वर्ड को, मतलब पर्शियन में जो वो टेक्स्ट लिख रहे थे उसमें इस वर्ड को यूज किया था, हिंदुस्तान वर्ड को। तो वहां पर जब वो हिंदुस्तान लिख रहे थे तो उनका मतलब पूरा इंडिया से नहीं था, उनका मतलब था कि वो इलाका जो जैसे कि पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच का इलाका, जहां पर दिल्ली सल्तनत का शासन है, यानी दिल्ली सल्तनत के रूलर का कंट्रोल जहां तक है, उस इलाके को हिंदुस्तान कहा गया था। यानी एक तरीके का राजनीतिक शब्द था, पॉलिटिकल वर्ड था ये, कौन सा, हिंदुस्तान। यहां पर आपको पूरे इंडिया या फिर इंडिया के आसपास के इलाके को नहीं कहा जा रहा था, बल्कि एक छोटे से इलाके को बताया जा रहा था जिस पर दिल्ली सल्तनत का शासन था, समझ गए। तो यहां पर जैसे जैसे सल्तनत का विस्तार हुआ, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत का ताकत बढ़ा और बड़े इलाके पर उसका कंट्रोल होता गया, वैसे वैसे इस शब्द का भी मतलब बदलते गया। कैसे भाई, दिल्ली सल्तनत के इलाके को हम हिंदुस्तान कह रहे हैं, पहले वो सिर्फ दिल्ली पर शासन कर रहा था तो हिंदुस्तान मतलब दिल्ली। लेकिन कुछ साल बाद क्या हुआ कि उसका शासन यूपी पर भी हो गया, हरियाणा पर भी हो गया, तो अब हिंदुस्तान का मतलब क्या, यूपी, हरियाणा, दिल्ली, तीनों मिलाकर अब हिंदुस्तान बनते हैं। फिर दिल्ली सल्तनत और फैला, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार और भी इलाकों पर कब्जा हो गया, तो अब हिंदुस्तान का मतलब क्या, अब हिंदुस्तान का मतलब जिन सभी इलाकों पर कब्जा है, यूपी, बिहार या फिर आपका मध्य प्रदेश, गुजरात, सभी आ गए। फिर दिल्ली सल्तनत क्या हुआ कि भारत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा हो गया, तो अब हिंदुस्तान का मतलब क्या, और भी बड़ा इलाका। तो इस तरीके से समय के साथ साथ जो शब्द है उसका मतलब बदलते गया, समझ गए। यहां पर आगे और भी तरीके से हिंदुस्तान वर्ड को लिखा गया है, यूज किया गया है। जब बाबर ने लिखा हिंदुस्तान तो उसके कहने का मतलब था कि जो ज्योग्राफी है, यहां का जो इलाका है उसकी जो ज्योग्राफी है, यहां का जो फौना है, यहां का जो कल्चर है, उसकी बात की गई थी। यानी यहां पर कोई पॉलिटिकल वर्ड की बात नहीं की गई थी, किसी राज्य की बात नहीं की गई थी, बल्कि एक इलाके की बात की गई थी और वहां पर रहने वाले लोगों के कल्चर की बात की गई थी, वहां के फौना की बात की गई थी, समझ गए। इसके साथ ही आगे जब आप देखिएगा तो जो 14वीं सेंचुरी में जो पोएट थे अमीर खुसरो, उन्होंने हिंद वर्ड का इस्तेमाल किया था। अब ये हिंद जो है वो एक तरीके से फिर से वही हिंदुस्तान जैसा वर्ड नहीं था। अब यहां पर इंडिया का बात या फिर इंडिया का विचार था कि भाई इंडिया नाम का कुछ चीज है, इंडिया वर्ड नहीं। जैसे भारत, भारत जैसा कुछ है, भारत एक इलाका है, इस तरीके के विचार थे। लेकिन उसके लिए हिंदुस्तान वर्ड का इस्तेमाल नहीं होता था, हिंदुस्तान वर्ड का मतलब इंडिया से नहीं था, समझ गए। और आज ये चीज हो चुका है कि आज जब कोई हिंदुस्तान कहता है तो आज हम क्या उसका मतलब समझते हैं, आज समझते हैं कि इंडिया के बारे में बोल रहा है, समझ गए। इसके साथ ही जो हिस्टोरियंस हैं, जो इतिहासकार हैं, उनको हमेशा शब्दों को लेकर काफी ध्यान रखना होता है। एग्जाम्पल मैंने बताया कि जैसे हिंदुस्तान का मतलब हमेशा बदलते रहा है, तो अगर आप जब 12वीं सेंचुरी का कोई किताब पढ़िएगा या फिर कोई टेक्स्ट पढ़िएगा तो वहां जब हिंदुस्तान कहा जाएगा तो उसका मतलब अलग है। 17वीं सेंचुरी में कोई किताब या फिर टेक्स्ट हिंदुस्तान कहेगा तो उसका मतलब अलग है। ये बात क्लियर हो गई। उसी तरीके से कोई दूसरा शब्द है, एग्जाम्पल के तौर पर फॉरेनर। फॉरेनर का मतलब क्या होता है, परदेसी होता है। अब ये जो फॉरेनर वर्ड है, जो परदेसी वर्ड है, इसका मतलब जो है ना, आज जिस तरीके से हम फॉरेनर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं वैसे पहले इस्तेमाल नहीं होता था। आज फॉरेनर का मतलब क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंडियन नहीं है, जो कि भारतीय नहीं है, वो क्या है, फॉरेनर है। लेकिन जब हम मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं, उस समय में फॉरेनर का मतलब यह नहीं होता था कि कोई भारत का नहीं है तो उसको हम फॉरेनर कहेंगे। फॉरेनर का सिंपल मतलब है कि जो कोई हमारे गांव का नहीं है। मतलब मैं किसी गांव में बैठा हूं,
मेरे गांव के बाहर का कोई व्यक्ति मेरे गांव में आया तो उसको मैं परदेसी कह दूंगा, उसको मैं फॉरेनर कहूंगा। वो मेरे लिए क्या है? फॉरेनर है, परदेसी है। समझ गए? और इसी तरीके से अगर वो मान लीजिए गांव की नहीं बात करें तो एक इलाके की बात करें तो इलाके से बाहर का है, कल्चर का है। यानी मान लीजिए जैसे आपको पहले क्या था? पहले इंडिया में सिर्फ हिंदू लोग रहते थे। जब पहली बार आए होंगे मुस्लिम लोग जो इस्लाम धर्म को लेकर आए थे, उनको देखकर लोगों ने क्या कहा होगा कि भाई देखो परदेसी आया है, पर एक फॉरेनर आया है, इस तरीके से। यानी जो लोग हमारे समाज के नहीं हैं, जो लोग हमारे कल्चर से नहीं हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं, उसको पहले फॉरेनर कहा जाता था। आज हो चुका है कि जो भारतीय नहीं है उसको हम फॉरेनर कहते हैं। समझ गए? यहां पर आगे कहें तो यहां पर आपको यह समझना होगा कि एक गांव वाले व्यक्ति के लिए एक उसके पास में जंगल में रहने वाला व्यक्ति भी फॉरेनर था, उस जंगल वाले के लिए गांव वाला व्यक्ति फॉरेनर था, उसके आसपास कहीं का भी कोई व्यक्ति जो है वो सभी एक दूसरे को क्या समझते थे? फॉरेनर यानी कि परदेसी समझते थे। तो अगर आप कहीं 12th सेंचुरी का टेक्स्ट पढ़ें, किताब पढ़ें या फिर कोई भी चीज पढ़ें, वहां पर जब आपको परदेसी वर्ड मिले, फॉरेनर वर्ड मिले, तो उसका यह मतलब नहीं है कि कोई ईरान से आया है या फिर कोई अमेरिका से आया है। उसका यह मतलब है कि भाई ये मेरे इलाके का नहीं है, मेरे गांव का नहीं है, मेरे जैसा नहीं है, हमसे काफी अलग है। समझ गए? और इसी तरीके से हमेशा ध्यान में रखकर आपको हिस्ट्री में चीजों को ध्यान में रखना होता है। अब इसके बाद है इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला टॉपिक जो कि है हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज। अब देखिए जो हिस्टोरियंस हैं वो अगर हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पता लगा रहे हैं, तो उनके पास कुछ तो सोर्स होगा, कहीं से तो पता लगाते होंगे, कहीं लिखा हुआ मिल जाए, कहीं कुछ दिख जाए, कहीं कोई मूर्ति बनाया हो, कुछ भी हो, ताकि हमें हिस्ट्री के बारे में पता चल सके। तो यहां पर हिस्टोरियंस के सोर्सेस के बारे में बात की गई है, यानी कि वैसी चीजें जिनसे कि हिस्टोरियंस को इतिहास के बारे में पता चलता है। तो देखिए अगर आपने 6th क्लास पढ़ा है तो जो कि आपने पढ़ा ही है, तो 6th क्लास में आपने देखा हो कि हिस्टोरियंस जो हैं वो अलग अलग चीजें देखते, जैसे सिक्के देखते थे या फिर मिट्टी के बर्तन, सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन मिले और भी चीजें मिलती थी, जिससे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो पता लगाते थे कि भाई लोग क्या खाते थे, क्या पढ़ते थे, क्या करते थे। अब यहां पर बात की गई है कि जो हिस्टोरियंस हैं वो अलग अलग तरीके के सोर्सेज यूज करते हैं अपने पास्ट को पता करने के लिए, अपने पास्ट मतलब इतिहास के बारे में पता करने के लिए। और उनका जो तरीका होता है या फिर उनका जो एक तरीके से पूरा सिस्टम होता है उसमें वो बहुत सारी चीजें देखते हैं। जैसे कहीं कोई टेक्स्ट मिल जाए, कहीं कोई सिक्का मिल जाए, कहीं कोई मूर्ति मिल जाए, कहीं राजा का अभिलेख मिल जाए, कुछ भी मिल जाए जिससे कि उनको पता चल सके। अब जैसे यहां पर लास्ट ईयर यानी क्लास 6 में आपने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा, यहां पर आप पढ़ने वाले हैं 700 से 1750 सीई के बीच का पीरियड, यानी करीब 1000 साल का। अब यहां पर आगे देखिएगा तो पिछले बार यानी क्लास 6 में जो हिस्टोरियंस थे उनको जानकारी कहां से मिलती थी? सिक्कों से मिलती थी। किसी राजा ने कोई अभिलेख लिखा है, कोई प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो उससे मिलती थी। इसके अलावा कोई अगर राजा है उसने मूर्ति बनाया, कोई बर्तन इस्तेमाल किया, उससे हमें जानकारी मिलती थी। वो चीजें अभी भी लोगों के पास हैं, यानी कि अगर आपको मेडिवल हिस्ट्री के बारे में पता करना है तो वो चीजें मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी मिलती हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं मेडिवल हिस्ट्री की तो यहां पर आपको बहुत सारी जानकारी जो है वो एक तरीके से बढ़ जाती है, यानी कि इस पीरियड में बहुत सारी आपको जानकारी ज्यादा मिलती है एंशिएंट हिस्ट्री के कंपैरिजन में। यानी 700 से पहले का जो पीरियड था जिसके बारे में क्लास 6 में हमने पढ़ा, उसके मुकाबले में अब हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है। अब हम बहुत चीजें जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। कैसे? उसका कारण यह है कि अब यहां पर टेक्सचुअल रिकॉर्ड बहुत सारे लिखे गए, यानी बहुत सारे लोगों ने लिख कर अपनी बात, अपनी कहानी, अपने आसपास की चीजों के बारे में लिख कर रखा है। और इसके साथ ही दूसरे तरीके के भी इंफॉर्मेशन हमें काफी ज्यादा मिलते हैं। उसका कारण यह भी है कि भाई देखिए जो ये समय था, इस समय में पेपर आ चुका था, पेपर काफी सस्ता हो चुका था, जिसकी वजह से ज्यादा लोग इस्तेमाल कर रहे थे और ज्यादा से ज्यादा चीजों को लिख रहे थे और हमारे लिए ज्यादा से ज्यादा जानकारी जमा हो रही थी। समझ गए? तो यहां पर अगर हम आगे बढ़ें
तो लोग जो थे वो अब होली टेक्स्ट लिखने लगे थे, यानी पुराण वगैरह या फिर और भी जो वेद वगैरह है उसको भी लिखने लगे थे, काफ़ी ज़्यादा लिखने लगे थे। लोग जो हैं राजाओं के कहानियाँ लिखने लगे थे, लेटर्स लिखने लगे थे, जो महान संत होते थे उनके टीचिंग लिखने लगे थे, जो पिटिशन थे, जुडिशियल रिकॉर्ड थे, सभी चीज़ों को रखा जाने लगा था। टैक्सेस के बारे में जानकारी, अकाउंट के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा अब रखा जाने लगा था, जो कि एक तरीके से हमारे पास आया और हम हिस्ट्री के बारे में अब बहुत ज़्यादा जानते हैं। इसके अलावा मैन्युस्क्रिप्ट्स को भी कलेक्ट किया जाता था। किसके द्वारा? पहले क्या होता था कि मैन्युस्क्रिप्ट को लिखा जाता था, उसको कुछ खास जगहों पर संभाल कर रखा जाता था, लेकिन इस समय में जो मैन्युस्क्रिप्ट था उसको अमीर लोग भी लिखने लगे या फिर रखने लगे, रूलर्स भी रखने लगे। मोनास्ट्रीज में, टेम्पल्स में बहुत सारी जगहों पर ये चीजें अवेलेबल हो गई, रखी जाने लगी, इस्तेमाल की जाने लगी। इसके अलावा इस समय में लाइब्रेरीज में या फिर आर्काइव्स में भी चीजें या फिर जानकारियां हमें मिलती हैं जो कि यहां पर स्टोर थी। और ये जो मैन्युस्क्रिप्ट थे और जो डॉक्यूमेंट थे ये बहुत डिटेल में हमें जानकारी देते हैं, बहुत डिटेल में हमें बताते हैं कि भाई इस पीरियड में क्या चीजें हुई थी और यहां पर क्या क्या घटनाएं हुई थी। लेकिन यहां पर इनको यूज करना भी काफी डिफिकल्ट है, काफी परेशानी होती है इनको यूज करने में। अब यहां पर आगे बढ़ें तो यहां पर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, यानी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो भी टेक्स्ट हमें मिलता है उसके साथ प्रॉब्लम क्या है, इसको जरा सा समझिए। उसका कारण यह है कि उस समय में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करता था, यानी कोई भी किताब छापने की मशीन नहीं होती थी उस समय में। तो इस वजह से जो स्क्राइब होते थे, जो हाथ से लिखने वाले लोग होते थे, वो एक तरीके से मैन्युस्क्रिप्ट्स को कॉपी करते थे। यानी एक मैन्युस्क्रिप्ट आपने लिया, उसको देखकर आप हाथ से लिख रहे हैं और उससे आप एक दूसरा कॉपी तैयार कर रहे हैं। और ये जो चीज़ है ये उतनी आसान नहीं थी और उतनी जल्दी होती भी नहीं थी। और यहां पर प्रॉब्लम क्या आता था? प्रॉब्लम आता था मिस्टेक का। आपने कभी अपने दोस्त के कॉपी से होमवर्क कॉपी किया है, या फिर आपने कभी अपने दोस्त का कोई टेक्स्ट देख कर लिखने की कोशिश की है? उसमें कई बार होता है कि जो आपका दोस्त है उसकी राइटिंग खराब है या फिर दोस्त ने सही से लिखा नहीं है, तो आप जो है वर्ड को पढ़ नहीं पाते हैं और आप क्या करते हैं, उस वर्ड के जगह पर खुद से सोचकर एक नया वर्ड लिख देते हैं, हो सकता है कि जो कि गलत हो। और बिल्कुल यही चीज यहां पर हुआ, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को हाथ से कॉपी किया जा रहा था। तो कई बार होता था कि लोगों को सामने वाले का जो पहले से मैन्युस्क्रिप्ट है उसका राइटिंग कोई वर्ड समझ में नहीं आया, तो आदमी ने, जो लिखने वाला है, कॉपी करने वाला है, उसने अपनी खुद की मन से जो वर्ड आया उसने लिख दिया। अब ये एक बार गलती हुआ, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं 1000 साल की। 1000 साल में सोचिए, एक ही टेक्स्ट को, एक ही बुक को कितनी बार कॉपी किया गया होगा, और हर बार जब कॉपी करते थे तब 1 2 3 वर्ड गलत हो गए। तो उससे क्या हुआ, जब 1000 साल बीते या फिर 500 साल बीते, इस दौरान में क्या हुआ कि जो टेक्स्ट बुक हम देख रहे हैं आज के समय में वो ओरिजिनल से काफी अलग हो गया है। ओरिजिनल में जो शब्द इस्तेमाल किए गए थे, ओरिजिनल में जो बातें लिखी गई थी, वो आज हमें एज इट इज नहीं मिलती हैं, क्योंकि ओरिजिनल हमारे पास तो है नहीं, हमारे पास कॉपी किया हुआ है। और कॉपी किया हुआ है तो उसमें काफी सारी गलतियां भी हो सकती हैं, समझ गए? तो ये इसके साथ काफी प्रॉब्लम हो जाती थी, समझ गए? इसके आगे अगर हम बढ़ें तो आगे क्या है, और देखिए कई बार प्रॉब्लम क्या होता था ना, कई बार प्रॉब्लम ये होता था कि जो आदमी राइटर है, जो अपनी किताब को लिख रहा है, वो अपनी किताब को कई बार लिखता था। जैसे एग्जाम्पल दिया गया है, जियाउद्दीन बरानी जो थे, इन्होंने अपना जो क्रॉनिकल था उसको पहली बार लिखा 1356 में और दूसरा लिखा 2 साल बाद, यानी सेम ही किताब को उन्होंने 2 बार लिखा। लेकिन जो दोनों किताबें हैं उसमें ही बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है, समझ गए? तो ये चीज भी कई तरीके से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देती है। और यहां पर एक चीज बताया गया है कि भाई दोनों जो था, पहली वाली के बारे में यानी 1356 में जो लिखी गई थी उसके बारे में हमें 1971 तक नहीं पता चलता है, क्योंकि वो मिला नहीं था। वो जो किताबों का कलेक्शन होता है, लाइब्रेरी कलेक्शन, उसमें गायब था, उसी में पड़ा हुआ था। अब इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स। अब ये जो टॉपिक है इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि जो सोसाइटी में चेंजेस हुए उसके बारे में, यानी सोसाइटी में जो सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस हुए उसके बारे में। अब यहां पर कहा जा रहा है कि देखिए, जो ये 1000 साल बीता, 700 से लेकर 1750 के बीच में, इस पीरियड में जो चेंजेस हुए
वो बहुत ही ज़्यादा थे। और इन चेंजेस की वजह से, इतने ज़्यादा चेंजेस होने की वजह से जो हिस्टोरियंस हैं उसको पढ़ना या फिर इस पूरे पीरियड को समझना, पढ़ना कब क्या हुआ, कैसे हुआ, काफ़ी मुश्किल हो जाता है, काफ़ी परेशानी होती है। उसका कारण यह है कि बहुत तरीके के चेंजेस हुए, बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए इस वजह से। जैसे बहुत सारे नए टेक्नोलॉजीज आ गए जो कि लोगों द्वारा यूज़ किए जाने लगे थे। जैसे एग्जाम्पल जो पर्शियन व्हील है उसके बारे में बताया गया है। पर्शियन व्हील जिसका कि इरिगेशन में इस्तेमाल होता था। अब ये पर्शियन व्हील क्या होता है आपको पता होगा कि भाई जो आपने चरखी देखा इस तरीके से लगा हुआ होता है और ऐसे कुएं में ये लगा होता है। इसमें काफ़ी सारे बल्टियाँ ऐसे होती हैं, ये ऊपर जाता है और इससे पानी निकलता है। ये आपने देखा होगा इस तरीके से। यहाँ पर मैं इमेज नहीं मेरे पास, मैं लगा दूंगा अलग से। तो यहाँ पर इसका यूज होने लगा। इसके अलावा स्पिनिंग व्हील का यूज होने लगा वीविंग में। इसके अलावा कॉम्बैट में, युद्ध में फायर आर्म्स यानी बंदूकों का इस्तेमाल होने लगा। इसके अलावा नए खाना यहाँ पर लोगों के बीच में पहुंच चुके थे और बहुत नए ड्रिंक्स पहुंच चुके थे, जैसे कि आलू पहले यहाँ लोग नहीं खाते थे, लेकिन मेडिवल पीरियड में लोगों के पास आलू आ गया, कॉर्न आ गया, चिलीज आ गए यानी मिर्च आ गया, टी आ गया, कॉफी आ गया। ये सारे चीजें लोगों के हाथों में आ गए। लोग अब नए तरीके के खाना खाते थे, नए तरीके से युद्ध लड़ते थे, नए तरीके से इरिगेशन करते थे, बहुत सारी चीजें करते थे, यानी बहुत ज्यादा बदलाव हो चुके थे। अब यहां पर देखिए तो ये सभी जो इनोवेशन हुए हैं, नए टेक्नोलॉजीज आए हैं, नए क्रॉप्स आए हैं, ये लोगों के साथ आए हैं। ऐसा नहीं है कि ये खुद ब खुद उड़कर या फिर चलकर नहीं आ गए, बल्कि ये लोगों के साथ यहां पर पहुंचे। अब यहां पर यह हुआ कि लोग ये चीजें लेकर आए तो इसके साथ ही लोगों ने क्या लाया, नए नए विचार लोगों ने लाया, नए आइडियाज लाए। और इसका क्या हुआ असर, इसका ये असर ये हुआ कि इस पीरियड में आपको इकोनॉमिक चेंजेस भी, पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल, कल्चरल, सब तरीके से चेंजेस देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलते हैं। लोगों का जो पूरा जीवन है उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ चुका है। अब यहां पर कुछ चेंजेस के बारे में 5, 6, 7 चैप्टर में पढ़ेंगे कि क्या क्या चेंजेस हुआ, कैसे हुआ, आगे पढ़ेंगे। लेकिन अभी यहां आगे कंटिन्यू करते हैं। अब यहां पर ये जो पीरियड था ये ग्रेट मोबिलिटी का पीरियड था। इसका मतलब कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बहुत ज्यादा ट्रैवल कर रहे थे, मूव कर रहे थे। और लोग जो थे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल क्यों करते थे, वो अपॉर्चुनिटी चाहते थे। अपॉर्चुनिटी किस चीज की भाई, अपॉर्चुनिटी किसी भी चीज की हो सकती है। किसी को पैसा कमाना है, किसी को युद्ध जीतना है, किसी को इलाका कब्जा करना है, किसी को राजा बनना है। बहुत तरीके के अपॉर्चुनिटी के कारण लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे। और ये जो सब कॉन्टिनेंट था, यानी है ये जो सब कॉन्टिनेंट, इस यहां पर बहुत वेल्थ हुआ करता था, बहुत अमीर इलाका हुआ करता था। भारत, पाकिस्तान, ये जो पूरा सब कॉन्टिनेंट है ये बहुत अमीर इलाका होता था। और यहां पर लोगों के पास मौका था कि बहुत ये फॉर्चून जमा कर सकते थे, बहुत अमीर, पावरफुल यहां पर बन सकते थे। और यहां पर इस पीरियड में यानी कि 700 से 1750 के बीच में एक ग्रुप था लोगों का जो कि खाली कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। और ये ग्रुप था जिनको कि कहा गया राजपूत। राजपूत इस पीरियड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके थे, बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। और इनका जो ये नाम आता है राजपूत का, ये आता है राजपुत्र से, राजपुत्र से। और इसका मतलब होता है सन ऑफ द रूलर, यानी राजा का बेटा, राजपुत्र, ये वर्ड से। और यहां पर 8th सेंचुरी से लेकर 14th सेंचुरी के बीच में ये जो वर्ड था, ये इसका मतलब ये नहीं होता था कि कोई राजा है सिर्फ उसी को राजपूत कहा जाएगा। इसका मतलब ये होता था कि जो वॉरियर ग्रुप के लोग थे जो कि युद्ध लड़ते थे या फिर इस तरीके के जीवन को जीते थे, यानी युद्ध वाला या फिर सेना वाला या फिर राजा वाला, इस तरीके का जो जीवन जीते थे, जो कि खुद को क्षत्रिय कहते थे, वो एक तरीके से उनके लिए राजपूत वर्ड इस्तेमाल किया जाता था। और ये जो वर्ड था, इसका मतलब सिर्फ राजा नहीं होते थे। ऐसा नहीं था कि जो राजा है सिर्फ वही राजपूत कहलाएगा, ऐसी बात नहीं है। इस समय में जो लोकल लीडर्स होते थे या फिर जो सैनिक भी होते थे जो कि सेना में शामिल होते थे, उनको भी राजपूत ही कहा जाता था। वो भी राजपूत ही होते थे। यानी आर्मीज के जो लोग हैं वो भी राजपूत, जो राजा है वो भी राजपूत, जो लोकल रूलर है वो भी राजपूत, सभी लोग, यानी जो भी पावरफुल है, रूल कर रहा है या फिर सेना में है, वो राजपूत होता था। समझ गया। और इसके अलावा ये जो राजपूत लोग होते थे, इनके बारे में ये बात फेमस थी या फिर इनके बारे में ये बात कही जाती थी कि इन लोगों के पास काफी वैलर होता था, काफी ताकत या फिर काफी प्राइड होता था। ये काफी लॉयल होते थे, काफी
प्राइडली काम करते थे और बहुत ही हिम्मत वाले लोग होते थे, युद्ध लड़ने के लिए हमेशा तैयार होते थे। और यहाँ पर जो पोएट्स हैं और जो आपके लोग होते हैं जो कि बार्ड्स जिनको कहा जाता है, जो कि कहानियां वगैरह लिखते हैं, इनके द्वारा इनके बारे में काफी गुणगान भी किया गया कि भाई ये इतने महान थे, उतने महान थे, बहुत सारे महान थे, इस तरीके की बातें की गई। इसके अलावा दूसरे ग्रुप भी थे जो कि इस समय में काफी ज्यादा फेमस हुए थे, काफी ज्यादा पावरफुल हुए थे। वो थे मराठा, सिख, जाट, अहोम और कायस्थ। ये सारे लोग जो थे ये भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे और इन्होंने भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज का यूज किया था ताकि ये खुद को पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट बना सके, काफी पावरफुल बना सके। समझ गए। इसके बाद आगे बात करें तो इस पीरियड के दौरान बहुत सारे चेंजेस हुए थे। किस मामले में? एग्रीकल्चर वगैरह के मामले में भी बहुत बड़ी संख्या में, बहुत बड़े स्केल पर फॉरेस्ट को काटा गया, जंगलों को काटा गया, एग्रीकल्चर के इलाके को बढ़ाया गया। इसके साथ ही जो ये चेंजेस था ये आपको लगभग सभी इलाकों में देखने को मिलता है, भारत के सभी इलाकों में, लेकिन कुछ इलाकों पर बहुत ज्यादा ये चेंज हुआ, कुछ इलाकों पर कम चेंज हुआ। और इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे यानी जंगलों में रहने वाले लोग थे उनको माइग्रेट करना पड़ा, या फिर बहुत सारे लोग जो थे वो फॉरेस्ट ड्वेलर में से वो क्या करने लगे, वहीं पर जम गए और वहीं पर वो खेती करने लगे। इसके साथ ही वो किसान बन गए। और ये जो नए किसान थे इनको धीरे धीरे इन्फ्लुएंस किया किस चीज ने? रीजनल मार्केट ने, लोकल लीडर ने, प्रीस्ट ने, मोनास्ट्रीज ने, टेम्पल ने, सभी ने इन्फ्लुएंस किया। कैसे इन्फ्लुएंस किया? कि भाई हमारे साथ जुड़ जाओ, हमको टैक्स दो, और एक तरीके से पूरा सोसाइटी बनने लगा, धीरे धीरे बड़ा कॉम्प्लेक्स सोसाइटी बनने लगा। पहले ये लोग क्या थे? सिर्फ एक जंगल में छोटे इलाके में रहते थे, लेकिन धीरे धीरे ये क्या हो गया? रीजनल मार्केट से जुड़ गए, लोकल लीडर को फॉलो करने लगे, कोई धर्म फॉलो करने लगे, मोनास्ट्री बन गए, टेम्पल को फॉलो करने लगे, और ये धीरे धीरे एक बड़े सोसाइटी का हिस्सा बन गए। और इनको टैक्स देना पड़ता था, या फिर मतलब ये टैक्स देना इन्होंने शुरू कर दिया। इसके साथ ही जो लोकल लीडर थे उनको सर्विस गुड्स ये प्रोवाइड करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि जो पेजेंट्स थे उनके बीच में भी बहुत तरीके के सोशल डिफरेंसेस जनरेट हो गए, यानी कि आपको इकोनॉमिक और सोशल डिफरेंसेस धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। अब कुछ लोग जो थे जिनके पास बहुत ही क्या था, प्रोडक्टिव लैंड हो गया, और कुछ लोगों ने क्या किया, कैटल रख लिया, कुछ ने आर्टिसन काम शुरू कर दिया, साथ में थोड़ा मोड़ा एग्रीकल्चर करने लगे। और इस तरीके से क्या हुआ कि सोसाइटी जो था उसमें बहुत तरीके के क्लास आ गए, बहुत तरीके के धीरे 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 कास्ट बन गए। समझ गए। और ये जो सोसाइटी था ये बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट हो गया। लोग जो थे अलग अलग जाति में बट गए, अलग अलग जात बन गए और सब कास्ट बन गए, यानी कि उपजाति बन गए। और यहां पर ये जो जाति और उपजाति थी इनको एक तरीके से रैंकिंग कर दिया गया कि भाई आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या काम करते हैं, इस हिसाब से। जो ज्यादा पावरफुल काम करता है वो ज्यादा ऊपर, जो कमजोर काम कर, छोटा मोटा काम करता है वो नीचे, इस तरीके से। और ये जो रैंक होते थे ये कोई परमानेंटली फिक्स नहीं होते थे, और ये हमेशा चेंज करते रहते थे जैसे जैसे पावर, इन्फ्लुएंस और रिसोर्स चेंज होते थे जाति के मेंबर्स द्वारा। समझ गए। और जो स्टेटस होता था कुछ जातियों का वो अलग जगहों पर अलग अलग होता था। जैसे मान लीजिए यूपी में बात करें तो यूपी में कोई जाति है जो कि बहुत पावरफुल है, वो राजा की पोजीशन पर बैठा हुआ है, लेकिन वहीं अगर बात करें बिहार में जाकर तो बिहार में उस जाति का कोई वैल्यू ही नहीं है, वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं है। यानी कि जो जाति का जो पावर था वो अलग अलग इलाकों में अलग अलग होता था। ऐसा नहीं था कि कोई जाति है जो कि बिहार में भी कमजोर है तो वो पूरी इंडिया में कमजोर होगी, ऐसी बात नहीं थी। उस समय में जो जाति है जिसके पास पावर है जहां पर, वहां पर वो जाति का एक तरीके से दबदबा चलेगा, ऐसा हिसाब चलता था। समझ गए। और ये जो जाति होते थे इनके खुद के रूल होते थे, रेगुलेशन होते थे, और खुद से ये मैनेज करते थे अपने मेंबर्स को, यानी इनके जो एल्डर्स हो गए या फिर लीडर्स हो गए वो अपने मेंबर्स को मैनेज करते थे। और ये जो रेगुलेशन होते थे इसको एल्डर्स का एक असेंबली, यानी कि जो आपका जाति पंचायत एक तरीके से होता था कि भाई मेरी कास्ट का पंचायत है, मेरे कास्ट के जितने नियम हैं, मेरे कास्ट के जितने फॉलोअर हैं वो सभी मानेंगे। समझ गए। और यहां पर जो जाति होते थे उनको गांव के भी रूल्स मानने होते थे, यानी कि एक गांव है उसमें अगर 5 आपके जाति रह रहे हैं तो पांचों जातियों का अपना अपना रूल होगा जिसको कि उस जाति के लोग मानेंगे, और पूरे गांव का एक रूल होगा जिसको कि हर जाति का हर व्यक्ति मानेगा, इस तरीके से। और यहां पर जो कई सारे गांव थे उनको रूल किया जाता था सेफ्टियन द्वारा, यानी कि एक छोटे लीडर द्वारा, एक खास इलाके के लीडर द्वारा, और इसके साथ ही वो साथ में मिलकर एक बड़े स्टेट का एक हिस्सा बनाते थे।
यानी जो आपके अलग अलग लीडर थे, अलग अलग गांव थे, मिलकर एक बड़ा देश या फिर एक बड़ा राज्य बनाते थे। समझ गए। अब यहां पर बात करें तो यहां पर आगे हमारे सामने आता है नेक्स्ट टॉपिक, और ये नेक्स्ट टॉपिक क्या है, रीजन एंड एम्पायर। अब ये जो टॉपिक है इसमें बात की गई है कि जो एम्पायर आए इस समय में जो अलग अलग रीजन में अलग अलग एम्पायर या आए या फिर पूरे भारत के स्तर पर एम्पायर है, उनके बारे में बात की गई है। अब देखिए यहां पर बड़े एम्पायर बने जैसे कि चोल या फिर तुगलक या फिर मुगल, जो कि एक खास रीजन से निकलकर भारत के एक बड़े इलाके पर जिनका कि शासन रहा। अब यहां पर एक संस्कृत प्रशस्ति की बात की गई है, जो कि चैप्टर 2 में आपको दिखाया गया है, एग्जाम्पल प्रशस्ति का। वो उसमें ऐसा बताया गया है कि भाई देखिए जो दिल्ली सुल्तान है गयासुद्दीन बालबान, जिसने 1266 से लेकर 1287 तक रूल किया था, वो देखिए वो रूलर जो था ना, वो एक बहुत बड़े इलाके का रूलर था, जो कि बंगाल से लेकर गजनी तक फैला हुआ था, और इसके साथ ही साउथ इंडिया तक भी फैला हुआ था। और बहुत सारे इलाके के लोग जो थे, जैसे गौड़, आंध्र, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात, यहां पर जब इसकी आर्मी गई तो यहां के लोग भाग गए, बिना युद्ध लड़े ही भाग गए, और यहां पर इस तरीके से आसानी से इसने जीत पा लिया। लेकिन जब आप हिस्टोरियन की बात सुनिएगा, हिस्टोरियन की बात आप समझिएगा, तो वो लोग कहते हैं कि भाई देखिए ये सारी जो बातें हैं ना, ये सब हवाई बातें हैं। ये सारी बातें लिखी गई थी ताकि अपने राजा का ज्यादा से ज्यादा गुणगान किया जा सके, अपने राजा का ज्यादा से ज्यादा बड़ाई किया जा सके, इसलिए ऐसी बातें लोगों द्वारा लिखी जाती थी, कवियों द्वारा या फिर जो कहानी लिखने वाले उनके द्वारा लिखी जाती थी। समझ गए। अब यहां पर वो ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि भाई वो ऐसा क्लेम करने की कोशिश क्यों करते हैं कि भाई इतने पावरफुल थे, हम इतने पावरफुल थे, ऐसा समझने की कोशिश, ऐसा आपको क्लेम करने की कोशिश क्यों करते हैं। इसके बाद यहां पर आगे बढ़ें तो आगे बात की गई है फिर से पीछे के पीरियड की, कि भाई 700 ईस्वी के बाद क्या क्या चीजें थोड़ी मोड़ी बदलाव हुई। तो 700 एडी तक ही, यानी 700 ईस्वी तक ही क्या हुआ था कि बहुत सारे जो रीजन थे, बहुत सारे इलाके थे, वहां पर अलग अलग उनका कल्चर, अलग अलग लैंग्वेज आ चुका था, उनका ज्योग्राफी अलग था, और वहां पर अलग अलग डायनेस्टीज रूल कर रहे थे, यानी अलग अलग राजा जो है वो रूल कर रहे थे। यानी जैसे राजस्थान का रीजन हुआ, राजस्थान पर अलग राजा, कर्नाटक में अलग राजा, कर्नाटक आज के कर्नाटक की तरह नहीं, बल्कि वहां पर कर्नाटक में भी कई सारे आपके अलग अलग इलाके, यानी जितने भी आज हम राज्य देख रहे हैं वैसे राज्य नहीं, उस समय अलग तरीके के राज्य हुआ करते थे जो कि अपने खुद के इलाके पर शासन करते थे, और उनका जो शासन था वो अपने इलाके तक ही सीमित होता था। ऐसा नहीं था कि पूरे भारत पर उनका शासन था। लेकिन देखिए कुछ ऐसे राज्य हुए या फिर कुछ ऐसे राजा हुए या कुछ ऐसे वंश हुए जिनका जो राज्य था वो अपने कुछ छोटे से इलाके से बाहर निकलकर भारत के बहुत बड़े इलाके तक फैल गया, जैसे कि चोल वंश, खलजी, तुगलक, मुगल, ये सारे जो थे, ये जो वंश थे, ये सभी इंपायर बनाने में सक्सेसफुल हुए थे। इंपायर कहने का मतलब क्या कि भाई अपने इलाके से बाहर निकलकर दूसरे इलाकों पर भी कब्जा किया था, दूसरे इलाकों पर भी इन्होंने शासन किया था। यानी कि ये एक तरीके के पैन रीजनल, एक तरीके से अलग अलग रीजन में जो कि काफी डाइवर्स थे, इन पर ये शासन अच्छी तरीके से सक्सेसफुली ये कर पाए थे, और ये एक तरीके से पूरे इंडिया को एक साथ या फिर इंडिया के बड़े हिस्से को एक साथ जोड़ने पाए थे। लेकिन देखिए इनमें से जितने भी एम्पायर हुए, ऐसा नहीं था कि सभी सक्सेसफुल हुए और सभी स्टेबल थे। कुछ जो थे वो 50 सालों में खत्म हो गए, कुछ 100 वर्षों तक चले, कुछ 200 वर्षों तक चले, कुछ बस बने और तुरंत खत्म हो गए। तो इस तरीके से अलग अलग शासक का, अलग अलग वंश का अलग अलग प्रभाव था। समझ गए। यहां पर आगे आपको चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में इन चीजों के बारे में पढ़ा जाएगा कि खलजी और मुगल डायनेस्टी जो थे उनका क्या आपको जो एज था या फिर जो कितने दिन तक वो रहे थे शासन में, ये चीज आपको वहां देखने को मिलेगा। अब यहां पर आगे कहा जा रहा है कि देखिए मुगल वंश जब डिक्लाइन हुआ, मुगल वंश एक तरीके से जब उसका पतन हुआ, कब 18th सेंचुरी में, तो उसके बाद फिर से भारत में रीजनल स्टेट या फिर रीजनल जो रूलर्स थे वो आ गए। और लेकिन क्योंकि बहुत लंबे समय तक
पैन रीजनल रूल रहा था, इंपीरियल रूल रहा था पूरे इंडिया पर। यानी कि जो मुगल थे, जो तुगलक थे, या फिर जो दिल्ली सल्तनत था, जो चोल वंश था, इन सभी के पैन रीजनल रूल की वजह से। पैन रीजनल कहने का मतलब कि भाई एक छोटे से इलाके पर शासन नहीं, बल्कि एक बड़े से इलाके पर शासन, जहां पर कई सारे छोटे छोटे राज्य हैं। तो सभी को मिलाकर एक देश या फिर एक राज्य, एक राजा का शासन होगा, तो उसी को पैन रीजनल यहां पर कहा गया है, इंपीरियल शासन। तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो आपस में ये जो सभी अलग अलग इलाके थे, जैसे ये इलाका, ये इलाका, ये इलाका, क्योंकि ये सभी एक ही शासन के अंदर थे, एक ही राजा के अंदर थे, तो इन सभी का एक दूसरे से इंटरेक्शन काफी बढ़ गया। लोग एक दूसरे के राज्यों में जाने लगे, व्यापार करने लगे, मूवमेंट करने लगे। तो उससे क्या हुआ कि बहुत तरीके के ट्रेडिशन जो थे, बहुत तरीके के बिहेवियर जो थे, वो एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए। जैसे जब मुगल इंपायर आया, मुगल इंपायर ने भारत के बहुत बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, तो भाई राजस्थान का कोई सैनिक है वो जा रहा है महाराष्ट्र में, यूपी का सैनिक जा रहा है कर्नाटक में, या फिर कर्नाटक का सैनिक मध्य प्रदेश में जा रहा है। इस तरीके से लोग व्यापार कर रहे हैं, तो मूवमेंट हो रहा है लोगों का अपने छोटे से, अपने रीजन, इलाके से बाहर निकलकर दूसरे इलाके में। तो इससे क्या हुआ कि इकोनॉमी में भी फर्क पड़ा, कल्चर में भी फर्क पड़ा, और भी चीजों में फर्क पड़ा। और इससे क्या हुआ कि भाई भारत का जो शेप था, भारत का जो कल्चर था, उस पर भी काफी फर्क पड़ा। और जो 700 से लेकर 1750 के बीच का जो 1000 ईयर्स था, जो 1000 साल थे, उसमें आपको जो अलग अलग रीजन जो थे वो आइसोलेशन में ग्रो नहीं हुए। इसका मतलब है कि जैसे मैंने यहां कहा कि भाई ये सारे क्या हैं, स्टेट हैं, जो कि अलग अलग वहां पर ज्योग्राफी है, अलग अलग राजाओं का शासन है। क्योंकि यहां पर एक या फिर कई सारे ऐसे राजाओं का शासन था, कई ऐसे वंशों का शासन था, जो कि भारत के बहुत बड़े इलाके को कब्जा किए हुए थे, बहुत बड़े इलाके पर कब्जा था। तो ये सभी जो छोटे छोटे स्टेट थे, छोटे छोटे जो राज्य थे, वो एक दूसरे से कटे हुए नहीं थे, बल्कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता था उनका। यानी एक राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते थे, दूसरे वाले तीसरे में, तीसरे वाले पहले, दूसरे, यानी आपस में लोग मूवमेंट करते थे। तो एक इलाके के व्यक्ति को दूसरे इलाके का ट्रेडिशन, कल्चर, ये सब देखने को मिलता था, पता था, या फिर उसको वो लोग कई बार अपना भी लेते थे। तो इससे क्या हुआ कि जो भारत में एक तरीके से हम कह सकते हैं कलेक्टिव फीलिंग, तो हम नहीं कह सकते, लेकिन लोगों में जो ट्रेडिशन है वो काफी शेयरिंग हुआ कि भाई आप ये करते हो तो हम भी करेंगे, आपका ये ट्रेडिशन अच्छा है तो हम भी इसको फॉलो करेंगे। तो इस तरीके की बातें हुई, समझ गए। अब यहां पर आगे आता है नया टॉपिक, और वो है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स। यानी कि देखिए, बदलाव सिर्फ आपके सोसाइटी में नहीं हुआ, बदलाव सिर्फ आपके टेक्नोलॉजी में नहीं हुआ, बल्कि बदलाव आपको धर्म, ये जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलता है। जो ये 1000 साल गुजरे हिस्ट्री के, इसमें आपको बहुत तरीके के रिलीजियस ट्रेडिशंस में भी डेवलपमेंट या फिर बदलाव देखने को मिलते हैं। जो लोगों के बिलीफ थे भगवान के ऊपर, वो कई बार पर्सनल होते थे, लेकिन जनरली ये कलेक्टिव होते थे। कलेक्टिव कहने का मतलब कि भाई जो मंदिर है वहां पर पूरे एक समुदाय, एक समाज के लोग जाते थे पूजा करने। मस्जिद है, वहां पर एक पूरा समुदाय, समाज के लोग जा रहे हैं अपना नमाज अदा करने या फिर पूजा करने। तो इस तरीके से जो रिलीजन था वो एक तरीके से सोसाइटी का, हम कह सकते हैं, आपको एक कलेक्टिव रूप में काम करता था कि भाई वो एक तरीके से जोड़ने का काम करता था। जो रिलीजन था वो सोशल और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ था, यानी धर्म के आसपास ही जो समाज था वो बना हुआ था। साथ में इकोनॉमिक एक्टिविटी भी धर्म के आधार पर या फिर धर्म के आसपास होती थी। और जैसे जैसे ये जो सोशल वर्ल्ड था लोगों का, ये बदला या फिर इस पर कुछ प्रभाव पड़ा बाहर से, वैसे वैसे लोगों के बिलीफ भी बदल गए, लोगों के विश्वास भी बदल गए। तो यहां पर यही वो वक्त था, यानी जो मेडिवल इंडिया था, मेडिवल पीरियड था, यही वो वक्त था जिसमें हिंदुइज्म में आज जिस रूप में हिंदुइज्म को देखते हैं उस रूप में उभरा, यानी कि हिंदुइज्म में बदलाव आया। आज जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे नए भगवानों की पूजा शुरू हो गई इस पीरियड में, बहुत सारे कंस्ट्रक्शन किए गए मंदिरों के, जो राज परिवार थे उनके द्वारा। इसके साथ ही ब्राह्मण्स का भी, जो प्रीस्ट थे, उनका भी वैल्यू काफी बढ़ गया और इनको एक तरीके से डोमिनेंट ग्रुप के रूप में एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया।
और इनका इसका रीजन ये था कि जो ब्राह्मण्स थे उनको वैल्यू इसलिए मिलता था क्योंकि वो संस्कृत जानते थे। संस्कृत जानने की वजह से, जिसको कि काफी एक तरीके से एलीट क्लास की भाषा कही जाती थी, सभी लोग संस्कृत नहीं बोलते थे, जो लोग संस्कृत बोलते थे उनको बहुत वैल्यू मिलता था। जैसे आज अगर आप इंग्लिश बोलने लगते हैं तो आपके आसपास के लोग आपको काफी इज्जत देते हैं, वैल्यू देते हैं। बिल्कुल वही स्थिति थी उस समय कि जो लोग संस्कृत बोल पाते थे, पढ़ पाते थे, जानते थे, उनको बहुत इज्जत दिया जाता था। तो इस वजह से जो ब्राह्मण्स थे उनको सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट दिया जाने लगा, इज्जत दिया जाने लगा, और इसके साथ ही उनका जो डोमिनेंट पोजीशन था यानी पावरफुल पोजीशन था वो मजबूत इसलिए भी हो गया क्योंकि उनके जो पैट्रन्स थे वो उनको काफी सपोर्ट करते थे। जो पैट्रन्स थे वो कौन थे? यानी जो रूलर्स थे, रूलर जो थे वो अपने एक जो ब्राह्मण है उसको काफी इज्जत दिया करते थे, काफी रिस्पेक्ट देते थे। और उसका रीजन ये था कि भाई देखिए, आप अगर रूलर बनते हैं, आप रूलर बन गए, आप चाहते हैं कि लोग आपको सम्मान दें, आपको इज्जत दें, तो आपने क्या किया कि आपके आसपास कोई साधु है, आप उस साधु के पास चले गए, बोलते हैं कि भाई हम इन साधु के चेला हैं। अब जो उस साधु के जितने भी चेले थे, जो कि उनको फॉलो करते थे या फिर जितने भी विश्वास करने वाले लोग थे, वो कहेंगे यार आप इनको मानते हैं तो हम आपको भी सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप इनको मानते हैं तो हम आपके साथ हैं। यानी कि जो रूलर्स थे वो उनको सपोर्ट करने लगे ताकि हमारा भी एक तरीके से सपोर्ट बढ़ जाए। तो इस पीरियड में एक और मेजर डेवलपमेंट हुआ था और वो था इमर्जेंस ऑफ भक्ति, यानी भक्ति की भावना का उदय इस पीरियड में हुआ था। यानी कि पहले जो धर्म था वो बहुत कर्मकांड से भरा हुआ था, बहुत तरीके की चीजें हुआ करती थी, लेकिन इस पीरियड में एक नया भावना आया, नई बात आई धर्म से जुड़ी हुई, और वो थी भक्ति। यानी कि भगवान से आप प्यार कर सकते हैं, भगवान को एक तरीके से आप बिना किसी पुजारी के, बिना किसी कर्मकांड के भगवान को पा सकते हैं, भगवान के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उसको दिखा सकते हैं, और आप भगवान को वैसे प्राप्त भी कर सकते हैं। तो इसके बारे में चैप्टर 8 में आपको डिटेल में पढ़ना है। तो ये एक तरीके से होता है कि भाई देखो क्या हो गया कि भक्ति भावना भी जागृत हो गई, यानी भक्ति एक तरीके का मूवमेंट था वो जो आया था। अब यहां पर पैटर्न वर्ड का मतलब समझाया गया है। पैटर्न एक तरीके का इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति, वेल्दी व्यक्ति होता है जो कि दूसरे पर्सन को सपोर्ट करता है। जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, क्राफ्ट्समैन हो गया, लर्नड मैन हो गया, या फिर नोबल हो गया। जैसे कोई पुजारी है, मुझे लगता है कि भाई बहुत अच्छा ये पुजारी है, लोगों का सपोर्ट करना चाहता है, लोगों का उद्धार करना चाहता है, तो मैं बोलूँगा ठीक है भैया, ठीक है बाबा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मैं जितना भी पैसा आपका खर्चा होता है मैं दूंगा, आप सिर्फ इस बात पर ध्यान दीजिए कि लोगों की जो जरूरतें हैं, लोगों की जो एक तरीके से खुश करने की बातें हैं वो आप करते रहिए। ये तो मैं क्या हो गया, मैं पैटर्न हो गया, समझ गए। अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे सामने क्या आता है, आगे हमारे सामने क्या लिखा गया है। तो यहां कहा जा रहा है कि यहां पर एक तरीके से ये एक ऐसा पीरियड था जिस समय में नए धर्म हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ गए, यानी कि नए धर्म पहुंचे हमारे सब कॉन्टिनेंट में। जो मर्चेंट थे, जो माइग्रेंट थे, जो कि पहली बार यहां पर भारत में लेकर आए थे क्या, होली कुरान को लेकर आए थे। कब? 7th सेंचुरी में लेकर आए थे। कब लेकर आए थे? 7th सेंचुरी में। और जो मुस्लिम हैं वो कुरान को अपना होली बुक बताते हैं और उसका एक तरीके से कहते हैं कि वो अल्लाह द्वारा दिया गया है। यानी यहां पर क्या लिखा गया है, एक्सेप्ट द सोवरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह ओज लव मर्सी एंड ब्यूटी एम्ब्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड ऑफ सोशल बैकग्राउंड। यानी कि वो मानते हैं कि जो भगवान है, यानी जो अल्लाह है, वो एक तरीके से हमारे लिए सब कुछ है, सर्वोपरि हैं, और वो सभी लोगों को अपनाते हैं जो भी उनमें विश्वास करते हैं, चाहे उनका कोई भी सोशल बैकग्राउंड हो। इसके बाद आगे बढ़े तो बहुत सारे जो रूलर्स थे वो इस्लाम के पैटर्न बन गए या फिर इस्लाम के पैटर्न थे। इसके अलावा उलेमा के भी पैटर्न थे, एंड द उलेमा लर्न थियोलॉजिस्ट एंड जूरिस्ट, यानी जो एक तरीके से जानने वाले लोग थे इस्लाम को, उनकी बात की जा रही है। और जिस तरीके से हिंदुइज्म में होता है, इस्लाम को भी कई तरीके से इंटरप्रेट किया गया, यानी कई तरीके से उसके मतलब निकाले गए कि भाई ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब होगा, इस्लाम धर्म क्या होता है, किस तरीके से इस्लाम को फॉलो किया जाए, इस बात के ऊपर कई मतलब निकाले गए। जैसे एक तरफ है शिया मुस्लिम जो मानते थे कि जो प्रॉफिट के जो सन इन लॉ हैं अली,
वो एक तरीके से मुस्लिम कम्युनिटी के लेजिटिमेट रूलर हैं, लीडर हैं, यानी उनको फॉलो करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हैं सुन्नी मुस्लिम्स, जो एक्सेप्ट करते थे कि भाई जो लीडर्स थे खलीफा कम्युनिटी के, उनके बाद खलीफा बनना चाहिए कोई दूसरा लीडर, इस तरीके से। समझ गए? तो इसके बाद दूसरे डिफरेंसेस बिटवीन हुए आपके अलग अलग जो स्कूल ऑफ लॉ थे, जैसे हनफी या फिर सफ़ी, और इसके अलावा और भी तरीके के ट्रेडिशन, बहुत तरीके के, यानी मतलब क्या हुए, मतलब निकाले गए। बहुत तरीके से लोगों ने धर्मों को फॉलो किया, हिंदुइज्म को भी, इस्लाम को भी बहुत तरीके से फॉलो किया गया, हिंदुइज्म को भी बहुत तरीके से फॉलो किया जाने लगा। बहुत सारे बदलाव आए धर्म में भी। इसके बाद अगला टॉपिक है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। देखिए, हिस्टोरियन जो होते हैं वो जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री में सिर्फ डेट इंपॉर्टेंट नहीं होता है या फिर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बल्कि वहां पर एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, चेंजेस, कि भाई जो टाइम है, टाइम के साथ क्या बदलाव हुआ। 1100 ईस्वी में इंडिया में सोसाइटी कैसे रहती थी, 1800 में कैसे रहती थी, और 2000 में आज कैसे रहती है, इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है कि जो सोशल या फिर इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरीके से बदल चुकी है पिछले इतिहास में समय के साथ। इसके साथ ही जो आइडियाज हैं वो किस तरीके से बदल रहे हैं, लोगों के बिलीफ किस तरीके से बदल रहे हैं। जो टाइम का स्टडी है वो भी काफी ज्यादा इजी हो चुका है जब हम पूरी हिस्ट्री को पीरियड्स में बांट देते हैं। किस आधार पर? हिस्ट्री के फीचर के आधार पर। जैसे हिस्ट्री में आप बात करें तो आपको एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न बात की जाती है। तो मॉडर्न का मतलब क्या? मॉडर्न हिस्ट्री का मतलब है वो पीरियड जिस समय में लोगों के बीच में आपका लिबर्टी, फ्रेटर्निटी यानी लोकतंत्र या डेमोक्रेसी वगैरह के विचार, रिसर्च, साइंटिस्ट, टेक्नोलॉजी, इस तरीके के विचार जब आ गए लोगों के बीच में तो उस पीरियड को मॉडर्न पीरियड कहा जाने लगा। समझ गए? लेकिन अगर हम बात करें तो जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने 19वीं सेंचुरी के बीच में जो हिस्ट्री था इंडिया का उसको डिवाइड किया था किस तरीके से? हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश, यानी जो रूलर यहां पर रूल कर रहे थे उनके हिसाब से। हिंदू रूलर जब रूल कर रहे थे तो हिंदू हिस्ट्री, मुस्लिम रूलर रूल कर रहे थे तो मुस्लिम पीरियड, ब्रिटिश रूल करने लगे तो ब्रिटिश पीरियड। अब देखिए यहां पर ये जो डिवीजन था ये इस आइडिया पर बेस था कि जो रिलीजन है रूलर का यानी जो राजा है उसका रिलीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अलावा दूसरी चीजें उतनी इंपॉर्टेंस की नहीं है, जैसे इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर बात करें तो यहां पर आगे बात करें तो इसको ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया गया लोगों द्वारा और इसको समर्थन नहीं दिया गया कि बोला कि नहीं ये सही चीज नहीं है। और आप भी नहीं मानिएगा कि क्या हम धर्म के आधार पर हिस्ट्री डिवाइड कर सकते हैं? नहीं। लेकिन कुछ लोग हैं जो कि आज भी इस पीरियडाइजेशन को फॉलो करते हैं। लेकिन आज क्या है कि भाई ज्यादातर जो हिस्टोरियंस हैं वो इंडिया के इकोनॉमिक और सोशल फैक्टर्स को मेन मानते हैं कि भाई इसके आधार पर हिस्ट्री के पीरियड्स हमें बनाने चाहिए कि इकोनॉमिक सिचुएशन में क्या चेंज आया, सोशल फैक्टर्स में क्या चेंज आया, इसके आधार पर हम बनाएंगे कि भाई हिस्ट्री हमारा मेडिवल है या फिर मॉडर्न है। समझ गए? और देखिए इसके बाद जो हिस्ट्रीज हैं जो कि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है उसमें आपको बहुत तरीके के अर्ली सोसाइटीज के बारे में आपने पढ़ा, जैसे हंटर गैदरर्स के बारे में पढ़ा, शुरुआती जो फार्मर्स हुए थे अर्ली फार्मर्स उनके बारे में, जो लोग शुरुआत में गाँवों और शहरों में रह रहे थे उनके बारे में, शुरुआत में जो एम्पायर बने, किंगडम बने, उनके बारे में आपने पढ़ा। लेकिन जो हिस्ट्रीज हैं अब आप पढ़ने वाले हैं जिसको कि मेडिवल कहा जाता है, यहां पर आपको मेनली आपको पेजेंट सोसाइटीज के बारे में पढ़ना है, रीजनल और इंपीरियल स्टेट कैसे बना वो पढ़ना है, यानी बड़े बड़े राज्य, देश, आपको बड़े बड़े एम्पायर कैसे बने ये पढ़ना है। और इसके बाद क्या पढ़ना होगा? इसके बाद हमें पढ़ना होगा कि भाई जो हिंदुइज्म है, इस्लाम है, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज कैसे आए। तो ये जो पूरा चीज़ है ये आपको पढ़ना है। तो ये जो आपको 1000 ईयर्स इंडियन हिस्ट्री के हैं इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हैं। 16th और 18th सेंचुरी में जो इंडिया में सिचुएशन था वो पहले से काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ। तो इस तरीके की बातें अब यहाँ पर लिखी गई हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक पॉइंट जो है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझना, और वो ये है कि जब हम मेडिवल पीरियड कहते हैं कि भाई मेडिवल पीरियड की हम बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं क्या 700 से लेकर करीब 1700 या फिर 1750 ये जो पीरियड है ये पीरियड हमने एक ब्लॉक में रख दिया कि भाई ये मेडिवल पीरियड है।
लेकिन जब हम इसको देखते हैं तो 700 में जो इंडिया का सिचुएशन था और यहां पर 1700 में इंडिया का सिचुएशन था, किस आधार पर? सोसाइटी के आधार पर, इकोनॉमी के आधार पर, या फिर लोगों के रिलीजन के आधार पर, बहुत तरीके से आपको बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये दोनों पीरियड जो हैं ये एक ही ब्लॉक में हम रख सकते हैं, एक ही पीरियड में रख सकते हैं इन दोनों टाइम फ्रेम को? तो ये चीज एक तरीके से सही नहीं है। यहां पर हिस्ट्री जो है हर 20 साल पर, हर 50 साल पर क्या होती है? बदल जाती है। यानी 1500 का हिस्ट्री और 1700 के हिस्ट्री में बहुत ज्यादा अंतर है। तो इसलिए यह चीज भी कंप्लीटली सही नहीं है कि भाई इस तरीके से प्रियोडाइजेशन किया जाए मॉडर्न हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री का। तो यह चीज भी आपको समझ लेना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। लेकिन आगे अगर हम बात करें तो मॉडर्न पीरियड जो है वो भी एक तरीके से क्या है, कब से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, इस पर भी क्या हो सकता है? डिबेट हो सकता है। क्योंकि मॉडर्निटी का मतलब क्या होता है कि भाई लोगों के बीच में मटेरियल प्रोग्रेस हो रहा है, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट हो रहा है। इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट यानी लोगों को नॉलेज ज़्यादा हो रहा है, लोग लिबर्टी, डेमोक्रेसी, इस तरीके की बातें, विचारों के ऊपर बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जानकारी हो रही है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि अगर हम मॉडर्न को कहते हैं 1750 के बाद है, तो इसका मतलब यह है कि भाई 1750 से पहले लोगों की स्थिति में ये सब चीजें नहीं थी, लोग बहुत खराब स्थिति में जीते थे, लोगों के पास उतना नॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था। तो क्या ये चीज सही है? नहीं, ये चीज बिल्कुल सही नहीं है। ये चीज आपको बहुत गलत हो सकती है। तो यहां पर आगे अब बात किया जा रहा है कि ये जो 1000 साल हैं, जो सोसाइटीज थे सब कॉन्टिनेंट के, वो काफी ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, कई बार हो चुके हैं। और यहां पर जो बहुत सारे रीजन हैं उनमें प्रोस्पेरिटी का जो लेवल था वो बहुत ज्यादा था, इतना ज्यादा था कि भाई यूरोपियन यहां पर आने के लिए बेताब थे कि भाई यहां चलो, भारत में चलो, बहुत अमीर इलाका है, ऐसी स्थिति थी। तो जो यूरोपियंस ने क्लासिफिकेशन किया है हिस्ट्री का, क्या वो चीज सही है? तो नहीं सही है। तो यहां पर अगर अब बात करें तो आगे किताब में आपको हिस्टोरिकल प्रोग्रेस के बारे में देखना है, इस पीरियड के बारे में। इसके साथ ही आपको क्या करना है, आपको एक तरीके से आप जब चाहें आप ट्राई कर सकते हैं कंपेयर करने के लिए कि आपने पिछली साल में क्या देखा था, यानी 6th क्लास में आपने क्या सी चीजें पढ़ी थी और अभी आप क्या चीजें पढ़ रहे हैं। आप चेंजेस के बारे में देखिए कि भाई जो कम्युनिटीज हैं उनमें क्या बदलाव आया, कम्युनिटीज या फिर कम्युनिटीज के लाइफ स्टाइल किसी भी तरीके से क्या बदलाव आया, और उनके साथ ही उनके आसपास का जो वर्ल्ड है और भी जो सिचुएशन है, सभी चीजें क्या बदली। यानी आपको ये जो चैप्टर था ना, ये बेसिकली इंट्रोडक्शन था किस चीज का? कि भाई हिस्ट्री का। आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि क्लास 7th हिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना चाहिए, किन चीजों पर फोकस करना चाहिए, इस तरीके की बातें। यानी जो चेंजेस हुए, क्या चेंजेस 700 से लेकर 1750 के बीच में, उसके ऊपर फोकस किया गया है। इस पीरियड में क्या क्या बदलाव हुए, तो बहुत सारे बदलावों को हमने देखा और समझा कि बदलाव बहुत ज्यादा हुए। हिस्ट्री पढ़ते समय क्या ध्यान रखना चाहिए, यह भी हमने देखा। तो यहां पर यह जो चैप्टर है ये आपका खत्म होता है। मिलते हैं हम आपसे बाद में, कल या फिर कभी भी, जब भी आप हमारे चैनल को देखना चाहें आप जाइए हमारे चैनल पर। बहुत सारे आपको क्लास 8 के वीडियोस, क्लास 7 के वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। साथ में आपको 9, 10, 6 सभी क्लासेस के वीडियोस मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे क्लासेस में भी काम आएगा। तब तक के लिए गुड बाय।